हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अपना एग्रीकल्चर चैप्टर आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले की वीडियोस में हमने देखा कि आपकी जो फार्मिंग सिस्टम होती है इसमें आपकी 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है। एक है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड थर्ड वन इज़ योर टेरिशरी एक्टिविटीज़, राइट। एंड देन वी हैव सीन योर फार्म सिस्टम जिसमें हमने देखा आपका इनपुट, एंड देन वी हैव सीन योर ऑपरेशंस, देन वी गेट द आउटपुट, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 मेन टाइप्स, दैट इज़ योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड योर कमर्शियल फार्मिंग। फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी हर फर्दर हमने इसको डिवाइड किया आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड योर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ठीक है। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फिर हमने 2 टाइप देखे आपके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड योर नोमैडिक हर्डिंग। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपने ऐसी फसलों के बारे में पढ़ा जिसको कि किसान खाने के लिए उगाता है, ठीक है, अपने जीवन निर्वाह को करने के लिए। और ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसमें ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो कि किसान बेचता है बिजनेस करने के लिए, ठीक है। इसमें भी हमने 3 तरह की आपकी फार्मिंग देखी है, कमर्शियल, मिक्स्ड एंड योर प्लांटेशन। अब कमर्शियल में आपने देखा, ठीक है, कि किस तरह के देशों में उगाया जाता है। मिक्स में देखा कि आपने फार्मिंग में आपकी जो खाद्यान्न फसलें हैं, पशुओं का चारा है, और साथ में आपको जो पशु भी उसमें साथ में ही फार्म में पाले जाते हैं, ठीक है। फिर प्लांटेशंस वी हैव स्टडीड दैट इज़ डन ऑन अ वेरी बिग बेसिस, ठीक है, बड़े तौर पे बड़े पैमाने पे इसको किया जाता है। उसमें सिर्फ वही फसलें उगाई जाती है, सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन एंड दैट टू इट इज़ ग्रोन फॉर अ कमर्शियल पर्पज़, राइट। जैसे आपका रबर हो गया, कॉफ़ी है, टी है, राइट। फिर मेजर क्रॉप्स में हमने देखा आपका राइस, व्हीट, मिलेट्स, योर पल्सेस एंड व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस, ठीक है, कैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस इनको चाहिए जिसमें उगाई जाती हैं, किस प्रकार की मिट्टी इनको चाहिए होती है, ठीक है। फिर कॉटन, जूट, फिर जूट को भी देखा कि इसको किस लिए हम लोग गोल्डन फाइबर कहते हैं, ठीक है। देन कॉफ़ी एंड टी आर देयर। देन वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये हमारी फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अ फार्म इन इंडिया एंड अ फार्म इन यूएसए, यानी इसमें आपके जो भारत के किसान हैं, यानी आपकी एक डेवलपिंग कंट्री और एक आपकी डेवलप्ड कंट्री, ओके। तो अब आपकी डेवलपिंग कंट्री में एग्जांपल दिया गया है इंडिया का, ठीक है। आप सबको पता है कि हमारा भारत जो है वो अभी विकासशील स्तर पर है, यानी अभी भी वो विकास कर रहा है, और यूएसए जो है वो पहले से ही पूर्णतः विकसित देश कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसमें 2 तरह के किसान आपके कंपेयर करेंगे, जो कि एक किसान भारत में खेती कर रहा है उसकी स्थितियाँ कैसी हैं, और वह किसान जो यूएसए में खेती कर रहा है उसकी स्थितियाँ कैसी हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। सो देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज़ अ स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज, ठीक है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर, जिसकी छोटे से गांव आदिलाबाद में मुन्ना लाल नाम का किसान रहता है, जो एक छोटा सा किसान है, और उसके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन है 1.5 हेक्टेयर्स की, ओके। एंड हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, ठीक, यानी इसका खेत कहीं पर है, इसका घर कहीं पर है, ओके। अब ये क्या करता है, ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड जो है वो मार्केट से खरीदता है हर ऑल्टरनेट ईयर पे, ठीक है, हर साल नहीं, ऑल्टरनेट ईयर पे। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब ये ऐसे बीज खरीदता है जिससे कि इसको दाने ज़्यादा मिलेंगे, यानी उपज इसकी अच्छी हो, ओके। अब इसकी जो मिट्टी है, जो लैंड है वो उपजाऊ है, ठीक। तो ये जो है साल में आपकी कम से कम 2 फसलें उगा लेता है, और वो भी कौन सी फसलें उगा रहा है, ये चावल, गेहूँ या फिर दालें, ठीक। तो अभी किस प्रकार की खेती कर रहा है, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहा है ना, क्योंकि ये तो खाद्यान्न फसलें हैं आपकी, ठीक है। नाउ द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंटल एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब गवर्नमेंट द्वारा भी ऐसे बहुत से अधिकारी होते हैं जो गांव में भेजे जाते हैं, जो किसानों को समय समय पर नई नई तरह की जानकारियाँ देते हैं कि भाई आप अपनी मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ाएं, कीड़ों से कैसे बचाएं, सिंचाई कैसे करें, पानी कैसे बचाएं, कंपोस्ट कैसे तैयार करें, ठीक है, नई नई तरह की जानकारियाँ। तो ये जो है इस तरह के ऑफिसर्स से, अपने दोस्तों और एल्डर्स से क्या करता है, ये अपना एडवाइस लेता है, ठीक है, सलाह लेता है कि कैसे खेती करनी चाहिए मुझको। देन ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन अ रेंट फॉर प्लॉइंग हिज फील्ड, though some of his friends still use traditional method of using bullocks of plowing. There is a tubewell in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field, ठीक है। अब ये जो है अपने खेत में जो गुड़ाई का काम है उसको ट्रैक्टर से करता है। हाँ, इसके कुछ दोस्त हैं जो कि पारंपरिक तरीके से बैल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और इसके पास के जो खेत हैं उसमें ट्यूबवेल है, ठीक, तो उससे ये अपने खेतों की सिंचाई करता है। लेकिन जो मेन चीज़ वो ये है कि जो ट्रैक्टर है
और जो ट्यूबवेल है, ठीक है। तो ये भाई एक तरह से हम कह सकते हैं कि आधुनिक तरीके की खेती कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है, रेंट, यानी इसने किस पे लिया है, इसको रेंट पे लिया है। ये इसके अपने साधन जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है अपने इक्विपमेंट्स जो है वो खरीद सके, ठीक है। अब देखिए इनके पास क्या है, इनके पास 2 बफेलोज भी हैं, साथ में मुर्गियाँ भी हैं। अब देखिए किस प्रकार की फार्मिंग कर रहे हैं, अभी ये मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। यानी इन्होंने अपनी फसलें भी उगाई हैं, साथ में ही क्या कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक का काम भी कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट ही डू, ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। अब इनके बगल के टाउन में जो है कोऑपरेटिव स्टोर है, वहाँ पे आप ये जो है दूध बेचते हैं। और साथ में ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी हैं, जो क्या काम करते हैं, इनको एडवाइस देते हैं कि भाई आपको अपने पशुओं को किस प्रकार का चारा खिलाना चाहिए और उनकी हेल्थ को बचा के रखने के लिए कैसे सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। प्लस आपकी जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके बारे में भी इनको जानकारी दी जाती है, ठीक है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, देखिए जो छोटे छोटे किसान होते हैं गांव के, वो आर्थिक तौर पे इतने उन्नत नहीं होते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है। अब अगर उनके पास खुद का कोई पूंजी नहीं है खेती करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, खेती करने से पहले जो अच्छे बीज हो गए या फिर कोई इक्विपमेंट्स हो गए, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, लोन उठाते हैं, ठीक है। तो अब बैंक भी जो होता है ना, वो लोन ऐसे लोगों को देता है जो कुछ एसेट शो करते हैं। एसेट यानी भाई आपके पास क्या है, जिसको देख के कि हम आपको ये पैसा दें। तो अब उस किसान के पास तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों ने क्या किया, और ये बैंक से ना मिले तो फिर वो क्या करता था, जाके फिर लोगों से उधार लेता था, ठीक। भाई लोग तो रहते हैं गांव में, साहूकार वगैरह हो गए, ठीक। तो ये क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। यानी उसको ये उधार का पैसा तो दे देंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे, उससे जब पैसा वापस लेंगे बहुत तगड़ा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। ओके, और जिसको अगर ये चुका नहीं पाएगा तो फिर कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, इन लोगों ने अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, यानी वही जो एक गांव या 2 गांव या 3 गांव, मतलब बहुत से गांव मिलकर या उसी गांव के लोग मिल के क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, ये सब सदस्य होते हैं उसके, ठीक है। अब इसी सोसाइटी में सब किसान मिलके, मान लीजिए कोई किसान, उसको कुछ सामान चाहिए, ठीक है, तो वो सब मिलके उसको पैसा उधार पे देते हैं। फिर क्या होता है, इसकी कोई किश्त बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी बहुत महंगा इंटरेस्ट ये लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा तगड़ा ड्यूरेशन भी नहीं कि आपको इसी में लागत मतलब इसकी जो है पे करनी है, ठीक है। इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपस में लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ जहाँ पे किसान मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करके अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये बिल्डअप होती है, जो ये लोग अपनी मदद करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर इनको सस्ते दर पे लोन मिल जाता है तो वो लोग ये भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। अब देखिए इसके जो परिवार के सदस्य हैं, वे ही जो है वो खेत पे काम कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये क्या, किस तरह की खेती हो गई, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग है, क्योंकि इसके पास ज़मीन का टुकड़ा भी छोटा सा है। अब ये जो खेती कर रहा है वो आपकी किस प्रकार की फसलें हैं, खाद्यान्य फसलें हैं, जो कि अपने जीवन निर्वाह के लिए उगा रहा है। और ये लोग आपस में ही खेती कर ले रहे हैं, है ना, बाहर से कोई मजदूर नहीं लगा रहे हैं, ठीक। अब देखिए समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड द इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। अब इसको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदना होता है या इम्प्लीमेंट्स खरीदना होता है, तो कई बार बैंक पे सस्ते दर में मिलता है तो ले लेता है, या फिर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये बाय करता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इसने अपनी खेती कर ली तो उसके बाद जो इसकी हार्वेस्टिंग हुई, फसल इसने काटी, तो उसने ले आके उसको मंडी में बेचा, अपने पास के शहर में, छोटे से शहर में, ठीक है। अब देखिए, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। अब यहाँ पे सब थोड़ी दिक्कत इन लोगों को ये आती है कि चूँकि छोटे छोटे किसान हैं, इतना ज़्यादा इनके पास सुविधा नहीं होता है गोदान का, है ना। गोदाउन होता तो भाई ये अपनी फसलें वहाँ पे स्टोर करते, क्योंकि हमेशा मार्केट की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है ना। दाम कभी गिरे रहते हैं, कभी चढ़े रहते हैं। तो भाई अगर ऐसी स्थिति में है कि आपका मार्केट अच्छा नहीं है, वहाँ अभी इनको फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी कटाई हो गई है, अब उसको बेचना ही है, क्योंकि उसको स्टोर तो कर नहीं सकता है, तो इन लोगों को औने पौने दाम में उसको बेच के घाटा भी उठाना पड़ जाता है। ओके, हाँ, लेकिन कुछ सालों में जो है सरकार ने इनकी मदद करने की कोशिश की है, ठीक। सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये आपकी जो है स्थिति है किसान की, जो कि आपकी भारत में खेती करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब एक किसान जो USA में है, उसकी किस प्रकार से कंडीशंस है वो अब हमसे पढ़ेंगे।
नाउ सी द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ इंडियन फार्म। ठीक है, अब यूएसए में जो खेत होते हैं वो इंडियन फार्म के कंपैरिजन में बहुत बड़े होते हैं। क्यों? सबसे बेसिक कारण ये है जनसंख्या। ठीक है, यूएसए की जनसंख्या हमसे इतनी ज़्यादा नहीं है ना, हमारी जनसंख्या उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई जब जनसंख्या वहाँ पे कम है तो ज़मीन तो खाली रहेगी। ओके, और हमारे यहाँ तो भाई लोग इतने ज़्यादा हैं तो ज़मीन छोटी है। ठीक है, तो वहाँ के फार्म जो हैं इंडिया के कंपैरेटिव में बहुत बड़े होते हैं। ओके, सो अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स। ठीक, मोटा मोटा देखा जाए तो वहाँ पे एवरेज साइज़ 250 हेक्टेयर से कम लैंड जो है वो किसी के पास नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जो आपका किसान है वो फार्म में ही रहता है, भाई इतना बड़ा फार्म है उसका, वो खेती भी वहीं करता है, घर बना के वहीं रहता है। अब ये किस प्रकार के क्रॉप्स उगा रहा है, देखिए अब ये कॉर्न है, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट। देखिए अब इसे कंपेयर कीजिए आप मुन्ना लाल से। मुन्ना लाल जो क्या उगा रहे थे, गेहूँ उगा रहे थे, चावल उगा रहे थे, दाल उगा रहे थे, लेकिन ये क्या उगा रहे हैं, ये मक्का उगा रहे हैं, सोयाबीन उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब आपकी नकदी फसलें हैं जिसको बेच के इसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब इस किसान का नाम है जोय होरैन। ओके, ये जो है मिडवेस्ट यूएसए में किसान हैं जो कि लोया स्टेट में रहते हैं। इनके पास तकरीबन 300 हेक्टर लैंड है। मुन्ना लाल के पास कितना था, 1.5 हेक्टेयर। इनके पास कितना है, 300 हेक्टेयर। ये कंपेयर करने लायक भी नहीं है। ओके, so he grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of his crop। ठीक है, अब ये खेती करने से पहले क्या करते हैं, अपना रिसर्च करते हैं अच्छा खासा, है ना, कि भाई मैं जिस खेत में अपना मक्का उगाने जा रहा हूँ वहाँ की मिट्टी, उसकी उर्वरता मक्के के लिए ठीक है कि नहीं, या फिर सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं, ताकि मेरे कॉर्न को अच्छा पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, अब एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। अब ये पहले से ही ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि भाई कहीं ऐसे कीड़े वीड़े ना लगें कि जो मेरी फसल जो है वो ख़राब कर दें। ओके, सो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैम्पल्स टू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। ठीक है, अब ये जो है अपनी मिट्टी का सैंपल जो है, इनके पास सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी सुविधा होता है, जहाँ पे अपनी मिट्टी भेज के उसकी उर्वरता चेक करते हैं कि भाई ये मिट्टी है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं, कि जिसमें हम अपना मक्का उगा सकें। ठीक है, नाउ द रिजल्ट्स हेल्प जोय होरेन टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। देखिए अब इतनी रिसर्च ये कर लेंगे, ठीक, यानी ये श्योरिटी ले लेंगे कि भाई मेरी मिट्टी में न्यूट्रिएंट प्रॉपर हैं कि नहीं, सिंचाई किस प्रकार से होगी, पानी ठीक है कि नहीं, अब पेस्ट कंट्रोल मेजर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज के सॉइल की स्थिति चेक कर लेंगे, मेरी मिट्टी कैसी है। ठीक, फिर उसके साथ वो फिर क्या करेंगे, साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम प्लान करेंगे। ठीक है, यानी फर्टिलाइज़र पहले ही ये क्या करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, मतलब अपनी फसल को किस प्रकार से उपज को मैं बढ़ा सकता हूँ, यानी रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, है ना, कि भाई किस प्रकार का रिजल्ट है रिसर्च करने के बाद, तब जाके फिर वो खेती के लिए आगे बढ़ेंगे। अब प्लस और इनके पास क्या प्लस पॉइंट है, इनका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है, यानी यूएसए में जितने किसान होते हैं सबके पास एक कंप्यूटर रहता है एंड इट इज़ लिंक टू योर सैटेलाइट। और सैटेलाइट क्या करती है, ये इनके फील्ड की पिक्चर इनको सेंड करती रहती है, यानी हर कोने की। ठीक है, ये हमारे इंडिया में तो किसान क्या है भाई, डंडा ले लिए अपना टहलते टहलते निकल गए, है ना, घूमते 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 एक एक कोना देखेंगे भाई कौन सी फसल कहाँ सूख रही है, कहाँ किस में कीड़े लगे हैं, कहाँ अच्छी है कहाँ नहीं है, मतलब उनको बिना पूरा चक्कर लगाए नहीं पता लगेगा, है ना। लेकिन इनको क्या करना है, इनको बैठे बैठे सब कुछ सामने अपने मॉनिटर पे दिखता है, जो कि सैटेलाइट इनको भेज रहा है इनकी फील्ड के बारे में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनको पता चल जाता है कि हमको जो है किस हिस्से पे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं और कहाँ पे हमको पेस्टिसाइड यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि आपने देख लिया है अपने मॉनिटर पे, राइट। अब देखिए अब इनके पास ये क्या यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स, ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। देखिए अब इनके पास जो भी ये मशीन्स हैं, एडवांस्ड मशीन्स हैं, ठीक है, साइंस से टेक्नोलॉजी से डेवलप की हुई सब मशीन्स इनके पास उपलब्ध हैं, जिससे कि अपना खेती का काम करते हैं। अब उसके प्लस और एक प्लस पॉइंट क्या है, द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। ठीक है, हमारे किसानों के पास तो एक नॉर्मल सा गोदाम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके पास कैसा है, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज। ठीक है, पहले तो सारी काम इनकी कौन कर रही है, मशीनें कर रही हैं, इनको आदमी लगाने ही नहीं है। एक अकेला किसान भी इनके यहाँ पे अपना काम खुद कर सकता है, क्योंकि उसके पास तक सारी की सारी मशीनें हैं। ठीक है, मशीन ही आपकी फसल काटेंगी, वही ला के आपके गोदाम में डाल देंगी। अब इनका गोदाम भी कैसा है, अभी ऑटोमेटेड है, तो वहाँ पे टेम्परेचर भी एडजस्ट रहता है।
ठीक है। ऐसी मशीन्स भी रहती है जो इंडिकेट करती हैं इनको कि भाई अब सीड की आपकी जो अंदर क्रॉप्स पड़ी उसकी स्थिति कैसी है, ठीक है। नहीं, सब कुछ इनको पता लगता है, ओके। और उसके बाद फिर ये या तो उसको स्टोर कर दें, या अगर उनको लगता है कि मुझे अभी नहीं बेचना है, स्टोर करो, और अगर बेचना है तो आप उसको मार्केट एजेंसीज को क्या करते हैं, डिस्पैच कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो आपके फार्मर हैं वे एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, हमारे यहाँ एक नॉर्मल किसान की तरह काम नहीं करते, ठीक है। तो ये है आपका कंपैरिजन एक इंडियन फार्मर का और एक यूएसए का फार्मर का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से स्थितियाँ कितनी अधिक विपरीत हैं आपकी, ओके। तो अब हम थोड़ा सा आपका बॉक्सेस देख लेते हैं इस चैप्टर में कि आपके बॉक्सेस में क्या दे रखा है। सो लेट अस कम टू योर फर्स्ट बॉक्स, दैट इज़ योर वर्ड ऑरिजिन, ठीक है। अभी आपका जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये आया है आपका लैटिन वर्ड से निकल के, एगर और एग्री, ठीक है। तो एगर या एग्री मीन यानी आपका जो एग्रीकल्चर वर्ड है, ठीक है, ये दो वर्ड से बना है, एक है आपका एग्री और एक है आपका कल्चर, ठीक। अब यहाँ एग्री का मतलब क्या है, एग्री का मतलब होता है सॉइल और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। यानी मिट्टी में खेती करने का मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए, डू यू नो, अब इसमें आपका जो है जो कल्चर वर्ड है, ठीक है, इसी कल्चर वर्ड से बहुत सी चीज़ें निकल के आई हैं। यानी एग्री को आप कल्चर में जोड़ देंगे तो बन जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, ठीक है। अब जो कला होती है आपकी, जो विज्ञान होता है आपका खेती करने का मिट्टी में, ठीक है, क्रॉप्स उगाने का, पशुपालन करने का, इसी को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने सीरी वर्ड जोड़ दिया एग्रीकल्चर से, तो आपका बन गया सीरी कल्चर। सीरिंग कल्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप सिल्क वर्म्स उगाते हैं, सॉरी सिल्क वर्म्स को क्या करते हैं, उसको पालते हैं, ठीक है। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सीरीकल्चर। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ठीक है। ये कंप्लीट कमर्शियल फार्मिंग है, ये जो है फार्मर को अच्छे खासे पैसे देता है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका पीसी कल्चर। अब पीसी को कल्चर जोड़ा तो बन गया आपका पीसी कल्चर। इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग मत्स्य उद्योग करते हैं, यानी ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है। लोग इसमें आपकी मछली पालन का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर विटीकल्चर। विटीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती। एंड लास्ट वन इज योर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। जहाँ पे आप सब्जियाँ, फूल, फल उगा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इफ यू सी, सो इट इज़ योर पिक्चर्स गिवन, ठीक है। अब ये आपका जो फार्म सिस्टम हमने देखा था, है ना, कि फार्म सिस्टम में हम किस प्रकार से इनपुट्स डाल रहे हैं, ओके। हमने देखा था ना फार्म सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, एक आपका इनपुट है, नेक्स्ट आपका प्रोसेस, और थर्ड इज़ आपका आउटपुट, ठीक है। अगर आप जूस बनाते हैं, है ना, मिक्सर में आपकी मदर अगर ऑरेंज जूस बनाती है तो क्या करती है, इनपुट में क्या करेंगी, मिक्सर में पहले ऑरेंजेस डाल देंगी, आपका इनपुट हो गया। अब प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगी, मिक्सर ब्लेंडर को चला देंगी, प्रोसेस हो गया, आउटपुट निकल के क्या आया, जूस निकल गया, उसको आपकी मदर ने आपको छान के दे दिया, ठीक है, तो वो आपका बन गया आउटपुट। ठीक वैसे ही जब हम खेती की बात करते हैं, खेती में इनपुट्स क्या होती हैं आपकी, मशीनरीज, सीड्स एंड योर केमिकल्स, ठीक है। यानी जो जो चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं खेती करने के लिए, जो मशीन्स हम लोग यूज़ किए, या फिर जो हमने बीज डाले, या फिर जो भी हमने केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए, ठीक है। फिर आपने उसके बाद किस तरह का काम किया, प्रोसेसिंग में आ जाता है आपका प्लॉइंग, सोइंग, स्प्रेइंग, ठीक है। और नेक्स्ट इज़ आपका आउटपुट, यानी ये सब काम करने के बाद आपको प्राप्त क्या होता है, क्रॉप्स, ठीक है। अब ये आपके फिजिकल आउटपुट्स या सॉरी फिजिकल इनपुट्स हैं, ठीक है। फिजिकल इनपुट्स का मतलब क्या, अब फिजिकल यानी भौतिक, ठीक है, हमको पर्यावरण से क्या मिल रहा है, तो ये आपके सूर्य की रोशनी चाहिए, आपको बारिश चाहिए, अच्छा टेम्परेचर चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है, आपको अच्छे खासे मैदान की ज़रूरत है, ओके। अब इसमें ह्यूमन इनपुट्स क्या लगता है, यानी व्यक्ति जो अपनी तरफ से एक ह्यूमन क्या लगाता है भाई, वो अपना लेबर लगा रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, अपनी तरफ से मशीन्स प्रोवाइड कर रहा है, फिर केमिकल्स डाल रहा है, साथ में फिर क्या कर रहा है, अपने क्रॉप्स को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट इज़ है आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपका, दिस इज़ योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर
एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से हम मैन्योर यूज़ करते हैं। भाई आपने काऊ डंग यूज़ कर लिया, सड़े गले पे जो आपके फल सड़ गए थे, सब्जियां सड़ गई थी, ठीक है, ये सब आपने मिला के क्या किया, उसको खाद बना दिया, वो आपने अपने पौधों में डाल दिया, यानी आपने कुछ भी केमिकल्स इसमें यूज़ नहीं किया। फिर कुछ आपकी ऐसे नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं जो प्राकृतिक तौर पे हमको उपलब्ध होते हैं, ठीक है, तो वो हमने यूज़ कर लिए, हमने केमिकल्स नहीं यूज़ किए। ठीक है, एंड नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। इसमें हमने कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की। मतलब हम जब क्या करते हैं, ब्रीड है ना, मतलब दो तरह के हम चीज़ों को मिला के, मतलब एक कोई प्लांट है उसका डीएनए हमने दूसरे प्लांट में डाल दिया, ठीक है, और दोनों को हमने क्रॉस करके फिर एक नई तरह की प्रजाति तैयार कर दी, उसको कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो हमने यहाँ पे नहीं किया है, हमने ऑर्गेनिक यानी प्राकृतिक रूप से फसलों को उगाया है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नाउ सी, अभी आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ओके, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है किसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न, और इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। ठीक है, अभी आप अभी बड़े क्लास में आएंगे तो वहाँ पे इसके बहुत सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे। सो नाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे झूमिंग कहा जाता है किसमें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने बताया था ना आपको, ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे झूमिंग कहा जाता है। फिर मैक्सिको में आ जाएंगे तो इसको मिल्पा नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, और मलेशिया में इसको लदांग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये सब आपकी पिक्चर्स दे रखी हैं, नोमैडिक हर्डर्स। ठीक है, ये लोग किस प्रकार से अपने एनिमल्स के साथ मूव कर रहे हैं आप देख सकते हैं। फिर दिस इज़ योर शुगर केन प्लांटेशन, ठीक है, गन्ने की खेती है। फिर ये देखिए, ये बनाना प्लांटेशन, केला, ये भी कमर्शियल क्रॉपिंग है। नाउ दिस इज़ योर राइस कल्टीवेशन, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है राइस कल्टीवेशन में। नाउ दिस इज़ वीट हार्वेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे आपका गेहूँ तैयार हो गया, इसको अब जो है मशीन के थ्रू काटा जा रहा है। ठीक, नाउ दिस इज़ योर बाजरा कल्टीवेशन, याद है आपको बाजरा, जिसको कि हम मोटा अनाज कहते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट इज मेज़, मेज़ इज ऑल्सो नोन एज योर कॉर्न, कॉर्न माने मक्का, जिसके आप क्या खाते हैं, पॉपकॉर्न। ओके, सो वेरियस कलरफुल वेराइटीज़ ऑफ मेज़ आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी जो आपके कॉर्न भी होते हैं ना, ये बहुत से कलर में पाए जाते हैं देश के अलग अलग और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ रहा है अबाउट योर कॉफ़ी। ठीक है, अभी कॉफ़ी प्लांट के बारे में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। अभी कॉफ़ी जो है ना, इसको लेके भी बहुत से बातें निकल के आती हैं कि भाई कॉफ़ी हमारे देश का नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है, या फिर हमारे देश में भी पता लगा तो कैसे पता लगा इसके बारे में। तो यहाँ भी एक आपको छोटी सी जानकारी दे रखी है। इन अबाउट AD 850 काल्दी एंड अरब गोट हर्डर, ठीक है, 850 AD के तकरीबन काल्दी नाम का एक अरेबियन था जो कि बकरियां चराता था। ठीक है, तो इसने अचानक से अपनी बकरियों को कुछ अजीब हरकतें करते हुए देखा। ओके, जो कि एक हरे भरे बुश के ऊपर चढ़कर कुछ बेरीज खा रही थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी, ठीक, जब इसने उसको एक्सपीरियंस किया, देन ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, यानी कुछ अजीब तरीके की इसको एक उत्तेजना सी महसूस हुई, मतलब जहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड। तो इसी को कहा जाता है कि इस यहाँ से जो है हमको कॉफ़ी का पता लगा, यानी उन बकरियों ने क्या खाई थी, कॉफ़ी की बेरीज खाई थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए टी प्लांटेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर what is your the meaning of food security. Now food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है जब हर व्यक्ति को हर वक्त, ठीक है, सफिशिएंट खाने को हो, और जो भी खाने को मिले वो अच्छा हो और न्यूट्रिशियस हो, और ताकि उसकी सारी डाइटरी नीड्स पूरी हो जाए। ठीक है, एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। फूड सिक्योरिटी यानी जहाँ पे आपको डर ना हो कि भाई कल हम लोग क्या खाएंगे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, या फिर सिर्फ आप नमक रोटी खा रहे हैं, या फिर आप सूखा चावल खा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की स्थिति ना हो, यानी आपके लिए पर्याप्त खाना हो, पेट भरने के लिए भी भाई खाना हो, साथ में फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, मिल्क हो, यानी कंप्लीट डाइट हो। ठीक है, इसे कहा जाता है फूड सिक्योरिटी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नाउ दिस इज़ योर फार्मर्स प्लॉइंग फील्ड, नाउ एन एग्रीकल्चरल फील्ड इन इंडिया, देन अ फार्म इन द USA। देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए कि USA के फार्म दिखा रखे हैं जो कि बहुत बड़े साइज़ में है। अब ये देखिए यहाँ पे USA में जो स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स है, ठीक है, ये ऊपर से आसमान के द्वारा जो है पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, क्योंकि वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा हमसे
अधिक आगे है। ओके, सो दिस इज़ योर होल चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड योर कॉन्सेप्ट वुड हैव बिकम क्लियर। तो अब हम अगली क्लास में जो है इस क्लास की समरी लेंगे और उसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही और अगली क्लास तक विल मीट अगेन। टिल देन सी यू, बाय बाय।